Hi everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic Folks. So if you are preparing for UPSC तो आपने अपने आसपास सबको बोलते सुना होगा including each and every single topper कि PYQs करो, उसे समझो, उसे analyze करो अच्छे से. But you know what, there is hardly anyone to tell कि आखिर हमें इसे करना कैसे है. देखो पहले एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो कि हर साल रफली 5 to 6 लाख एस्पिरेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं जिनमें से ओनली अराउंड 14,000 ही सेलेक्ट होते हैं टू राइट मेंस. Therefore, the simple mathematics says that हर 45 to 50 एस्पिरेंट्स में से बस एक ही मेंस दे पाएगा. एंड इस सिनेरियो में हमारे पास फिर दो ही ऑप्शंस बचते हैं. पहला कि या तो वो एक एस्पिरेंट हम खुद बन जाएं एंड अपनी ड्रीम के टुवर्ड्स और क्लोज हो जाएं, या फिर हम रेस्ट 49 में से ही एक बनकर रह जाएं और एक साल और तैयारी करें फ्रॉम स्क्रैच, जो आई एम वेरी श्योर कि हम में से कोई नहीं चाहता. बट ये सिनेरियो जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर हर एक टॉपर बोल रहा है ना कि पीवाईक्यूज करो, उसे समझो, उसे एनालाइज करो अच्छे से, तो यार कुछ तो सही होगा ना इस बात में. And maybe this is the fine line that decides who will get selected and who will not. तो चलो इससे हमें ये तो क्लियर होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें एनालाइज करना है. बट देन सारा मुद्दा तो यही है ना कि आखिर इसे करना कैसे है, बिकॉज हार्डली इस पर कोई जेन्युइनली बात कर रहा है. रादर देयर आर मेनी पीपल अराउंड जो इसे जबरदस्ती का इतना फालतू कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि देख के ही किसी की हिम्मत टूट जाए कि यार ये तो हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा. And I can totally relate to this feeling because मेरा भी इनिशियल अटेम्प्ट्स में बिल्कुल सेम यही हाल था. तो यही आज मैं आपसे बिल्कुल बेसिक और लॉजिकल वे में शेयर करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए सो दैट वी कैन मेक ट्रिमेंडस बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड क्लियर प्रीलिम्स इन जस्ट वन गो. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कि हमारी पूरी मेहनत एक तरफ और स्मार्ट वर्क और यूपीएससी के हिंट्स दूसरी तरफ. But yes, आगे बढ़ने से पहले we all know that prelims is over and now is the time for mains preparation. यही टाइम हमारे लिए golden window है to start and master answer writing. Because let me tell you, mains exam ना अब सिर्फ knowledge का गेम नहीं रह गया है, but rather it has become the pure game about how you express your knowledge under pressure in just 250 words within those 7 minutes in the exam hall. सी यू विल ऑल्सो रिलेट टू दिस कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते. एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी नीड द डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फॉर विच आई विल सजेस्ट यू टेक्स्ट बुक पास अली प्रोग्राम, जहां डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन. Not only this, you will also get here last 6 years mains solve previous year questions apart from the 20 mains test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस program को अभी join करो as the sale is going on using my code THINK22 to get straight 10% discount. Link और code description में mentioned है. So join the program and feel the difference yourself. सो नाउ बिना कॉम्प्लिकेट किए ना सबसे इजी तरीका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने का इसकी जब भी आप किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो ना तो उसे बस इन वन ऑफ द 5 कैटेगरीज में डाल दो. दैट इज द फर्स्ट अनकन्वेंशनल और द इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस, सेकंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, थर्ड ऑप्शंस एंड स्टेटमेंट क्वेश्चंस, फोर्थ लैंग्वेज पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस एंड द फिफ्थ रिपीटेड थीम्स क्वेश्चन. अब मेरे साथ बहुत ध्यान से इन एक एक कैटेगरीज को समझो, ठीक है. सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज द अनकन्वेंशनल या इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस. अब ये होता क्या है, देखो हर साल पेपर में ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, बहुत रैंडमली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड 99% एस्पिरेंट्स इन्हें देखकर स्किप कर देते हैं एट वंस इनके बारे में, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ आइडिया नहीं होता. सो व्हाट वी थिंक इज कि अगर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ना तो पक्का हमारा आंसर गलत हो जाएगा एंड इसी डर से वो क्वेश्चन को पढ़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते. बट लेट मी टेल यू दैट दीज आर ऑल्सो द सेम क्वेश्चंस जिनसे हम कट ऑफ से ना आराम से 20 to 30 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं. एज यहाँ हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कीवर्ड्स पर फोकस करना है. लेट्स सी हाउ. अब ये देखो 2025 का प्री का क्वेश्चन था अबाउट ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स. इसमें ही पूछा गया है जो ये 3 ऊपर छोटी छोटी स्टेटमेंट्स दी हैं इनमें से कौन से ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स कंसिडर किए जा सकते हैं. अब बिल्कुल हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है तो हमें वहां पे लगेगा एग्जाम में अंडर प्रेशर कि यार इसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल ट्राई भी नहीं करेंगे. बट लेकिन एक बार इसको लॉजिकली अटेम्प्ट करके देखते हैं साथ में. सो नाउ अब
ठीक है, ऑल्टरनेटिव वर्ड हटा दो। पावर ट्रेन व्हीकल्स क्या होता है? पावर ट्रेन व्हीकल्स हम समझते क्या है? इतना तो बेसिकली समझ में आ रहा है ना कि एक व्हीकल की बात हो रही है, एक व्हीकल जो मूव कर सकती है ड्यू टू पावर इन इट, है ना? पावर कौन देगा? इंजन देगा। कंबस्टिबल इंजन्स होते हैं यूजुअली जो हम यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल वाले। अब अगर हम सोचे ऑल्टरनेटिव वर्ड ऐड कर देते हैं इसी में, ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स क्या होगा? ऑल्टरनेटिव मतलब क्या है कि व्हीकल मूव तो कर रही है, लेकिन मूव करने के लिए जो एनर्जी सोर्स उसमें यूज हो रहा है, जो ऑलरेडी कन्वेंशनल बेसिस पे चलता आ रहा है, पेट्रोल डीजल वगैरह, उसका ऑल्टरनेटिव हम यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस, टू जनरेट दैट पावर विच विल हेल्प व्हीकल टू मूव, राइट? अब हमने अगर इतना बेसिक सिंपल सा लॉजिक लगा लिया, अब हम इस क्वेश्चन में वापस आते हैं और इसके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला है फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बिल्कुल बैटरी वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलती हैं, हमको पता है, और ये बिल्कुल ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स की कैटेगरी में आएगा, फिट हो जाएगा, क्योंकि ये कन्वेंशनल नहीं है। सेकेंड, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, 100% ये भी होगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस चल रही हैं आजकल, तो ये भी ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स में आ जाएगा, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल मेथड्स हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस पावर इन व्हीकल्स। अब थर्ड वाला अगर हम देखें, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, यानी कि जो ऊपर की दोनों है ना, इनका क्लब करके एक हाइब्रिड वर्जन बना दिया। तो जब अगर ये दोनों ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स हो सकते हैं, तो ये तीसरा भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द थ्री, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से सिंपल लॉजिकल वे में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिन्हें हम एक्चुअली यार वहां पे स्किप कर देते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जो टॉपर्स बिल्कुल मिस नहीं करते, और ये चीज आपको सिर्फ तभी आएगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे बहुत सारा। दैट इज व्हाई दे केप्ट सेइंग दैट प्लीज डू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज ये सारे मेथड्स ना आपको कोचिंग के टेस्ट सीरीज से नहीं समझ में आएंगे, ये आपको एक्चुअली यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आएंगे। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये भी 2025 में इसी साल पूछा हुआ था, अबाउट डायरेक्ट एयर कैप्चर, दैट विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर, जो एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब हमें बताना है। अब मुझे चलो स्टेटमेंट नहीं देखते हैं, सिंपल डायरेक्ट एयर कैप्चर ये एक टर्म है, इसी को डिकोड करते हैं थोड़ा सा, इसका क्या मतलब है, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा। तो फायदा ये है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हम उन्हीं को कैप्चर करना चाह रहे होंगे एयर में। और हम एयर में क्या कैप्चर करना चाहेंगे? अगर हम नंबर 1 प्रायोरिटी पे देखें कि एयर का कौन से कॉम्पोनेंट को आप कैप्चर करना चाहोगे सबसे ज्यादा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अगर आप उसको कैप्चर कर रहे हो तो उसको बोलेंगे क्या? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन ही तो बोलोगे, ठीक है? इसको कार्बन को आप कैप्चर करके कहीं तो स्टोर करोगे ना, उसको आप कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बोलोगे। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, ये बिल्कुल सही बात है। और अगर ये बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शंस में आप देखो, आपने ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, तुरंत ये आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आप 50-50 प्रोबेबिलिटी में आ गए। इसके बाद एक और चीज देखो कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड भी फिर ट्रू है, तो मुझे सेकंड को क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। अगर फर्स्ट 100% ट्रू है तो सेकंड भी ट्रू है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस में ये दोनों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, दैट इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। अब बेसिकली ये एक तरीके से आप समझो, ये एक एप्लीकेशन ही तो है ना डायरेक्ट एयर कैप्चर का। एप्लीकेशन है कि इसको हम यूज कर सकते हैं। भाई आप जो है एविएशन में हम लोग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज करते हैं, और वो फ्यूल हमेशा हाइड्रोकार्बन ही होता है। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दूं, तो यस, ये सिंथेटिक, ये जानबूझ करके मैनमेड बनाया हुआ लो कार्बन फ्यूल हम यूज कर सकते हैं एविएशन में। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हमेशा याद रखो, जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में ना किसी भी तरीके की एप्लीकेशन की बात आती है, भले ही वो अभी एट प्रेजेंट प्रूव नहीं हो पाई है, लेकिन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो हो सकती है, उस पर वर्क किया जा सकता है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स हमेशा सही होती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही होगी, दैट इज वाई इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो बेसिकली इस तरीके से हमें अनकन्वेंशनल या इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, उनको आपको अप्रोच करना है, उनको आपको बेसिकली फोकस करना है, उनमें से कीवर्ड्स उठाओ। जैसे यहाँ पे इसमें हमने डायरेक्ट एयर कैप्चर उठाया, देन उसके पहले ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स उठाया। सिर्फ आप कीवर्ड्स उठाओ, उनको ब्रेक करने का कोशिश करो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको इन्हें डायरेक्टली वहां पे छोड़ के आने की जरूरत नहीं है कि यार इसको मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं इसको बिल्कुल देखूंगा भी नहीं, एक बड़ा सा क्रॉस लगा दिया इस क्वेश्चन के आगे और चल गए। और सोचो, अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे इस तरीके से, आपको आराम से पेपर में ना 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपके 12 से 14 मार्क्स तो यहीं से कवर हो जाएंगे, सिर्फ इन जस्ट वन टाइप ऑफ दिस अनकन्वेंशनल और इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। ठीक है।
Now the second type of previous year questions is the direct repetitive questions जो simple straight away पुराने PYQ से निकाल करके हर साल पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये 2025 के पेपर में आरा घाटा वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि सेम 2026 में ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है. देन आपको ब्रिक्स के ऊपर भी इस साल क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2014, 2015 में फोर्टजेला डिक्लेरेशन, 2016 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के ऊपर ब्रिक्स टॉपिक के ऊपर वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते आए रेगुलरली. तो जब आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और उसमें आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी देखोगे कि क्या न्यूज़ चल रही है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे. जबकि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बहुत हल्ला मच रहा था कि सिर्फ एक वर्ड मल्टी कल्चरल के बेसिस पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और यही दो आंसर निकलते हैं, 1 and 2 आर राइट. तो ये जो हल्ले वाली चीजें है ना, ये आपकी खत्म हो जाएंगी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आओगे. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत अनकन्वेंशनली टफ बनाया, लेकिन अनकन्वेंशनली टफ उनको जरूर लगेगा जिन्होंने ये 3 साल 14, 15, 16 में क्वेश्चन डायरेक्टली ब्रिक्स के ऊपर पूछा हुआ है. अगर आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट भी गूगल पे सर्च कर लोगे, आपका ये आंसर निकल के आएगा. ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं 2025 में अगेन इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये सेम क्वेश्चन 2019 में इस तरीके से पेयर्स वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. एंड सेम इज एक और क्वेश्चन चलो देखते हैं 2024 का. ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर क्वेश्चन था. दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन. ठीक, अब सपोज करो उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, आपने कभी कुछ पढ़ा भी नहीं है साइंस में, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है 2020 का, तो अब आप इस क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो बस. दैट इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, द फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट्स. हीट एंड वाटर को एज अ बाय प्रोडक्ट जो है एमिट करता है फ्यूल सेल. अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया गया है, रिफ्रेम करके सेम क्वेश्चन को जो 2020 में पूछा था 2024 में पूछ लिया गया है कि भाई क्या एमिट करता है हाइड्रोजन से पावर्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो यहाँ पे इसका आंसर वाटर वेपर हो जाएगा ना सीधे, बिकॉज इट इज एमिटिंग हीट एंड वाटर. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो ये बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट अवे रेपिटेशन है यार. ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, इनको तो बिल्कुल भी नहीं जाने देना है अपने हाथ से. तो डायरेक्ट रेपिटेशन क्वेश्चंस को तो हमें बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है. ठीक है. Now the third type of questions is options and statement based questions. यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उन्हीं की स्टेटमेंट से उठा करके यूपीएससी ना डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कमिंग ईयर्स में पूछ लेता है. फॉर एग्जाम्पल ये 2024 में मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है. अब इसका यहाँ पे जो आपको थर्ड स्टेटमेंट दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी यूपीएससी 2015 में देखो यहाँ पे सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है. देन 2023 में देख लो यहाँ पे ये सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है. सेम स्टेटमेंट एज इट इज यहाँ पे थोड़ा बहुत रिफ्रेम करके पूछ लिया है. एंड मनी बिल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो आपको इस तरीके से काफी क्वेश्चंस मिलेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स को रिफ्रेम करके आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे. फॉर एग्जांपल ये 2024 का भी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये आपको कैश्यू पपाया और रेड सैंडर्स दे दिया और पूछ लिया कि इनमें से कौन से नेटिव है इंडिया में. ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर आपने 2016 में रेड सैंडर्स वाला सॉल्व किया रहता ना, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. आपको ये क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, आपको ये क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि यार देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन गलत हो जाएगा या इसमें बिल्कुल रैंडम गेस वर्क करना पड़ेगा. बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा. ओनली जस्ट बिकॉज यू हैव सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन रेड सैंडर्स इन 2016. सेम तरीके से 2023 का भी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं. Ilmenite and rutile are abundantly available in certain coastal tracts of India and they are the rich sources of which one of the following. और ये आपको 4 ऑप्शंस दे दिए. अब ये क्वेश्चन ऐसे देखने में टफ लग रहा है, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसको प्रैक्टिस किया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है जो ऑलरेडी यूपीएससी पास्ट ईयर में पूछ चुका है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर फाउंड इन द बीच सैंड्स ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ केरला. अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, इल्मेनाइट इसका आंसर है. एंड उसी पे ही आपने बस 5 मिनट की थोड़ी गूगल सर्च कर ली होती, बिकॉज हर टॉपर हो या हर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या हर यूपीएससी का मेंटर हो, वो आपको ये भी एडवाइस करते हैं कि जो भी ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स दी हुई है ना क्वेश्चन में, उनके ऊपर यार बस 2-2 5-5 मिनट एक बारी गूगल पे जाकर के पढ़ लो, देख लो, कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं उनको आप नोट डाउन कर लो. तो ये क्वेश्चन करते वक्त अगर आपने इल्मेनाइट के बारे में भी सेम चीज किया रहता तो आप आराम से 2023 का ये क्वेश्चन
क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। सो दिस इज द एंटायर पर्पस ऑफ दिस वीडियो कि आपको समझ में आए कि यार बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हमें सोचने में लगता है कि यार कैसे एनालाइज करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन हैं और पता नहीं अजीब गरीब तरीके से एनालिसिस यूट्यूब वीडियोस में समझाई जाती हैं। प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत फंसो यार, ज़बरदस्ती चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना करके उसके कोर्स बेचे जा रहे हैं, उन सब ट्रैप में मत फंसो। सिंपल ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ उसको करके देखो, यू विल फील द डिफरेंस योरसेल्फ। ठीक है। Now, after this, the fourth type of solving these previous year questions is the language pattern identification. अब इसका क्या मतलब होता है कि लैंग्वेज पैटर्न, लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन में, किस तरीके के वर्ड्स यूज किए गए। इसमें सबसे पहले होते हैं जो हमें देखना होता है एक्सट्रीम वर्ड्स का अगर किसी स्टेटमेंट में यूज है, लाइक नॉट, कैन नॉट, ऑलवेज, ऑल, ओनली, एंटायर, टोटली, ये एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। ठीक है। अगर जहां पे एक्सट्रीम वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना तो बहुत हाई चांस है कि वो स्टेटमेंट्स आपकी गलत ही होंगी। फॉर एग्जांपल हम 2025 के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के ऊपर, दैट इज ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग्स, मतलब सारी यूएवीज वर्टिकल लैंडिंग करी, सारी, मतलब कोई एक्सेप्शन पॉसिबल ही नहीं है। All types of UAVs can do automated hovering. All type of UAVs can use battery only as a source of power supply. मतलब कोई एक्सेप्शन है ही नहीं किसी स्टेटमेंट में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ऑल तो मतलब बहुत ही, आपने अगर आज कोई चीज़ डिस्कवर नहीं हुई है, अगर आज के टाइम पे उस चीज़ के रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी नहीं इन्वेंट हो पाई, इनोवेशन नहीं आया, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आज से 2 महीने बाद या 2 साल बाद वो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती हैं। सिमिलर तरीके से ये क्वेश्चन देखो, आपका यहाँ पे नो वायरस के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है दैट नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। मतलब कोई एक्सेप्शन ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी गलत होंगी और आपको बहुत ईजिली अपना आंसर मिल जाएगा। एक और हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपका जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, दैट इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब ये एक तरीके से एप्लीकेशन है ना इसका, कि हाँ इसका एडवांटेज है कि इसको ये जो है मोर यूनिफॉर्म और ये बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड कर सकता है अगर हम इसका यूज करते हैं। तो ये ठीक हो सकता है बिकॉज इट्स एप्लीकेशन थिंग। अब थर्ड स्टेटमेंट आप देखो, दैट इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओनली, नॉट, दो एक्सट्रीम वर्ड्स आ गए यहाँ तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, आपके 2 ऑप्शंस हट गए, अब आपके पास सी और डी बचा। अब फर्स्ट आपको पता है कि हाँ ठीक है हो सकता है, सेकंड उसका एप्लीकेशन है, हाँ हो सकता है, तो आपको बहुत आराम से 1 in 2 आंसर मिल गया। अगर आप इन केस 1 में कंफ्यूज भी हो, लेकिन आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस में एप्लीकेशन वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सही होते हैं, करेक्ट होते हैं, बिकॉज उनकी प्रोबेबिलिटी है सही होने की, आज नहीं तो आज से मे बी कुछ महीने बाद ही सही। तो इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स वाला पार्ट हो गया लैंग्वेज पैटर्न के अंदर। तो वहीं दूसरा पार्ट है लैंग्वेज पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के अंदर प्रोबेबल वर्ड्स का, लाइक सम, कैन, समटाइम्स, माइट, लीड टू, मे बी, मतलब कि देयर इज अ चांस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। तो जब मैं आपको साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस के लिए बोल रही हूँ कि अगर एप्लीकेशन आज नहीं बनी है उस चीज़ की लेकिन कुछ टाइम बाद बन सकती है, ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऐसी जितनी भी स्टेटमेंट्स है जिसमें इस तरीके की कोई प्रोबेबल वर्ड्स कि जहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि हाँ यार एक चांस तो है कि ऐसा हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट्स आपकी सही होती है। फॉर एग्जाम्पल हम 2025 का ही ये क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका COP 28 के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। दैट फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि COP 28 में इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ठीक है, ओके। देन सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है? COP 28 declaration on climate and health is a binding declaration and if signed it becomes mandatory to decarbonize health sector। mandatory extreme word हो गया, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है। देन थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखो, इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज decarbonized the resilience of its healthcare system may be compromised। may be प्रॉबेबल है, चांस है कि भाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा अगर हम हेल्थ सेक्टर को पूरी तरीके से डिकार्बोनाइज कर देंगे।
तो ये मे बी है, इसको हम सही मानेंगे, सेकंड स्टेटमेंट को हम गलत मानेंगे और बहुत आराम से हमें अपना आंसर मिल जाएगा, चाहे एक बार में क्वेश्चन पढ़ने में आपको कितना ही टफ क्यों ना लगे। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, ये 2023 का क्वेश्चन है मशरूम्स के ऊपर, दैट सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties and some mushrooms have बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। अब ये क्वेश्चन देख के तो आपको रैंडमली यही फील होगा कि यार ये क्या पूछ दिया इन्होंने, मशरूम वाला टॉपिक के ऊपर ऐसे कौन इतना डेप्थ में पूछता है। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर ना पूरे 100 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा कि यार ये बताओ मशरूम का क्वेश्चन पूछ दिया। अरे तो दिमाग तो लगाओ ना, थोड़ा सा ब्रॉडली सोचो, दैट देयर इज ऑलवेज अ चांस, अभी डिस्कवर नहीं हुआ है तो आगे डिस्कवर हो जाएगा। ये सारी स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर ऑल 4 है। ठीक है, तो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चीजों को कि लैंग्वेज पैटर्न में 2 पार्ट्स होते हैं, एक एक्सट्रीम वर्ड्स के और एक प्रोबेबल वर्ड्स के। प्रोबेबिलिटी वाले सही होते हैं एंड एक्सट्रीम वर्ड्स वाले जनरली गलत होते हैं। एंड अब अगर आपके माइंड में ये डाउट आ रहा है कि यार ये तो जरूरी नहीं है ना, कभी ये चीज गलत भी हो सकती है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये चीज बिल्कुल गलत हो सकती है। लेकिन वो गलत को फिगर आउट आप कैसे कर पाओगे, वो आप कर पाओगे जब आपने लास्ट 25 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं। आपको अपने आप इंट्यूशन आएगा यार, आपको अपने आप समझ में आएगा। ये चीज मैं आपको ना यहाँ पे डेमो देके नहीं समझा सकती हूँ, बिकॉज ये चीज जब आपने खुद में मेहनत की है ना, ये चीज आपको तब अपने आप रियलाइज होती है। आपका अपने आप दिमाग, आपका अपने आप अप्रोच उस तरीके से सेट होता है जहाँ पे आप फिगर आउट कर सकते हो कि यहाँ यूपीएससी शायद ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला स्टेटमेंट जरूर गलत होगा। वो आपको अपने आप हिंट्स मिलते जाएंगे, बट वो आपको तभी मिलेंगे जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस कर रखे हैं। ये बहुत सीधी सी बात है जो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी। ठीक है, now the last and the 5th type of previous year questions are based on repetitive themes। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए हैं, एक इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। अब इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग ऑलरेडी आप ये देख सकते हो 96 में, 2001 में, 2006 में, 2011 ऐसे करते करते 2015, 2020, 2021 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। तो मतलब हमें एक थीम समझ में आती है कि यार यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत हाई चांसेस हैं। सेम गोज फॉर द परमानेंट एंड द रेतवारी सिस्टम, जिसपे 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। एंड ऑलरेडी आप ये देखो कितने सारे ईयर्स में ऑलरेडी इन सेम एरियाज के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने अलग अलग तरीके से फ्रेम करके पूछे हैं, कुछ डायरेक्टली भी सेम पूछे हैं। देन राइट टू प्राइवेसी वाला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कितना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत सालों से पूछे जा रहे हैं। बेसिकली थीम हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं लक्ष्मीकांत की एक थीम बताऊं ना, पॉलिटी की, सॉरी, दैट इज स्पीकर। स्पीकर के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2025 में भी पूछा था, 2024 में भी पूछा था, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो रिपीटेटिव थीम्स के ऊपर तो सब्जेक्ट वाइज मैं सेपरेट वीडियो जरूर करूंगी, बट आई होप आज आपको क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो के थ्रू कि कैसे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने बैठना है, कैसे हमें एनालाइज करना है। हमें डरना नहीं है कि यार जब हम पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे बस अब हम तभी पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ऐसा नहीं होता है। पढ़ो, बैठ के समझो अपना। अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है ना तब तो और अच्छी चीज है, तब आप अपना और लॉजिकल माइंडसेट लगा पाओगे। आपको समझ में आएगा कि आपकी अप्रोच किस तरीके से जा रही है, कि आप सही सोच पा रहे हो या गलत सोच रहे हो। और अगर गलत अभी सोच रहे हो तो वो और भी अच्छा है, बिकॉज तब आप अपनी अप्रोच को करेक्ट कर पाओगे। आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको करेक्ट करने की, उसके सोल्यूशन से एक सही अप्रोच को निकालने की, समझने की। तो मैंने आपको आज इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन भी करने का ट्राई किया है। लेकिन हाँ, अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।